हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है, जहाँ सिमिलर वर्ड होते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको हम लोग आज पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। बोर्ड पर आपके लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। देखिए, डोमेस्टिक इनकम की जब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम को हम अरे भाई, क्या कर दिया है, किससे बताते हैं? जैसे डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है घरेलू आय। ठीक है, घरेलू आय यानी कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। लेकिन जो हमारे देश में बचा रह गया वो क्या है? हमारी राष्ट्रीय आय। अब इन दोनों के बीच कैसे हम डिफरेंस करें, क्योंकि इतने कॉमन है कि इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से हम जीडीपी में शामिल करेंगे, कौन से जीएनपी में शामिल करेंगे, तो अक्सर समस्या आती है। आज हम घरेलू और राष्ट्रीय के बीच में अंतर आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। जब हम जीडीपी काउंट करते हैं और जीएनपी काउंट करते हैं तो उनमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए। देखिए, जीडीपी और जीएनपी में मेन डिफरेंस जो होता है वो आउटफ्लो और इनफ्लो का होता है। तो पहले आउटफ्लो और इनफ्लो को समझ लेते हैं। आउटफ्लो और इनफ्लो में भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी बारीकियों को हम समझेंगे। इनफ्लो का मतलब होता है हमारे देश में जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, हमारे देश में बाहर से जो भी मनी का फ्लो आ रहा है दैट इज इनफ्लो। और हमारे देश से जो पैसा बाहर जा रहा है उसे हम कहेंगे आउटफ्लो। बहुत ही सामान्य भाषा में, सामान्य कॉन्सेप्ट में इसको हम समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमी वैसे भी टर्म जो इसके हैं थोड़े से टफ लगते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप समझ जाते हैं। तो इनफ्लो का मतलब होता है हमारे देश से जो पैसा बाहर जा रहा है, और आउटफ्लो का मतलब इनफ्लो का मतलब होता है बाहर से जो पैसा हमारे देश में आ रहा है। आउटफ्लो का मतलब होता है जो पैसा देश से बाहर जा रहा है। आउट का मतलब ही है बाहर होना। फ्लो, जब किसका फ्लो की बात हो रही है? मनी फ्लो, यानी कि जब पैसा बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, देश से बाहर जा रहा है तो आउटफ्लो। और जब मनी फ्लो देश की तरफ आ रहा है तो वो इनफ्लो। तो हम इनफ्लो को और क्या कह सकते हैं? इनफ्लो को हम कह सकते हैं विदेशी प्राप्तियां। विदेशी प्राप्तियां, ठीक है। और आउटफ्लो को हम कह सकते हैं विदेशी देनदारियां। विदेशी देनदारियां। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर विदेशी आय और व्यय शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया, प्राप्तियां और देनदारियां शब्द क्यों इस्तेमाल किया? तो ध्यान दीजिएगा, प्राप्तियां दो तरह की होती हैं और देनदारियां भी दो तरह की होती हैं। बहुत बारीकी से हम आपको, इसीलिए टॉपिक हमने अलग से लिया। अदरवाइज जैसे हम राष्ट्रीय आय में थोड़ा बता चुके हैं, लेकिन आज पूरा फोकस हमारा इन्हीं दोनों के अंतर पर रहेगा। बहुत ही डेप्थ में जाकर के आप समझेंगे चीजों को। तो प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी प्राप्तियां जो कि वास्तविक हैं। वास्तविक क्या है? वास्तविक विदेशी प्राप्तियां वे हैं जो हमें कभी वापस नहीं करनी। कौन कौन सी हैं? जैसे जो हमने निर्यात किए हैं, यानी कि हमने जो वस्तुएं और सेवाएं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है, उनसे जो विदेशी पूंजी हमें मिलेगी वह हमारी वास्तविक प्राप्तियां हैं। इन्हें हमें कभी लौटाना नहीं है। इसके अलावा और क्या होंगी? वास्तविक ब्याज होंगे, ठीक है, इंटरेस्ट। जैसे हमारे देश से किसी दूसरे देश ने कर्ज लिया था, ऋण लिया था, जिस पर हमें ब्याज मिला है, तो ये ब्याज हमें कभी लौटाना नहीं है। ये हमारी कैसी विदेशी प्राप्तियां हैं? वास्तविक विदेशी प्राप्तियां हैं। और क्या है इसमें? और इसमें है अनुदान। अनुदान मतलब ग्रांट। जैसे हमें विश्व बैंक ने अनुदान दिया है तो ये हमें कभी वापस नहीं करना है। यानी कि विदेशों से प्राप्त होने वाली वह पैसा, विदेशों से आने वाला वह पैसा जिसे हम कभी वापस नहीं करेंगे, वे हमारी वास्तविक प्राप्तियां हैं। इन्हीं को हम कहते हैं विदेशी आय। क्या कहेंगे इन्हें हम? विदेशी आय।
क्योंकि यह हमें वापस नहीं करनी है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी विदेशी प्राप्तियां भी होती हैं जो हमें कभी ना कभी लौटानी पड़ती हैं। तो जो हमें लौटानी पड़ती हैं वे अवास्तविक होती हैं, यानी कि ऐसी विदेशी आय जिसे हम कभी ना कभी वापस करेंगे वे अवास्तविक है। तो अवास्तविक होने की वजह से वे इनकम नहीं है, लेकिन प्राप्तियां जरूर हैं। इसलिए हमने इन दोनों को मिलाकर के यहाँ क्या लिखा, विदेशी प्राप्तियां। तो विदेशी प्राप्तियों का एक भाग जो कि वास्तविक है उसे हमने विदेशी आय कहा, और जो अवास्तविक है उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए, यानी कि ऐसी विदेशी पूंजी जो देश में आई तो है लेकिन वो हमारे पास हमेशा नहीं रहेगी, जैसे कि ऋण, ठीक है ना। यानी कि हमारे देश ने किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक से, संस्थान से या देश से, जैसे मान लो अमेरिका ने भारत को ऋण दिया, विश्व बैंक ने भारत को ऋण दिया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को ऋण दिया, तो भारत में विदेशी प्राप्तियां तो हुई, विदेशी पूंजी तो आई, लेकिन यह भारत की विदेशी आय नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक नहीं है। हमें कभी ना कभी इसे लौटाना पड़ेगा। तो वो क्या हो गए, हमारे विदेशी ऋण। और क्या होती हैं अवास्तविक विदेशी प्राप्तियां, इसमें विदेशी निवेश आ जाएंगे। ऋण भी क्या है, विदेशी है, तो विदेशी निवेश आ जाएंगे। विदेशी निवेश क्या होंगे, जैसे किसी विदेशी कंपनी ने, जैसे अमेरिका की किसी कंपनी ने भारत में अब $100 का निवेश किया है, तो भारत में $100 की प्राप्तियां तो हुई हैं, लेकिन वो जब चाहे अपना यह निवेश लेकर के वापस जा सकता है। इसे हम भारत की विदेशी प्राप्तियां तो कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह प्राप्तियां वास्तविक नहीं है, इसीलिए हम इसे भारत की विदेशी आय नहीं कह सकते। तो सीधा सा मतलब है कि जो विदेशी प्राप्तियां हैं इनमें जो वास्तविक है यही क्या है, हमारी विदेशी आय है, यही विदेशी आय है। अब इसे एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर समझ जाएंगे। जैसे ये है हमारा भारत और ये है अमेरिका, ठीक है। हमारी भारत का एक बंदा जिसका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ या सिद्ध जो है ये भारत का है, लेकिन अमेरिका में रह करके नौकरी करता है, जॉब करता है। तो अमेरिका में रह करके जब ये जॉब करता है तो भारत में पैसे भेजता है, अपने जमा जो भी वो कमाता है उसका एक भाग भारत में भेजता है। अब भारत में वो जो पैसे भेजता है वो दो रूप में भेजता है। कैसे, एक तो वो $100 भेजता है अपने परिवार के खर्चे के लिए, और दूसरा वो $50 अपने भारत के बैंक में डिपॉजिट करता है। यानी कि वह ये जो सिद्धार्थ अमेरिका में रहता है यह हर महीने $100 अपने परिवार के खर्चे के लिए भेजता है और $50 वह भारत के किसी बैंक में जमा करता है। तो चलिए देखते हैं कि सिद्धार्थ ने जो $150 भारत में भेजे वह भारत की आय है या यह भारत की विदेशी प्राप्तियां हैं या आय है, या हम कहें कि ये वास्तविक प्राप्तियां हैं या अवास्तविक प्राप्तियां हैं। चलिए देखते हैं। तो सिद्धार्थ ने जो $100 भेजे भारत में खर्च करने के लिए, वो तो क्या हो गए, भारत पर आ गए। भारत में इनके जो परिवार हैं उन्होंने $100 लेकर के उनको खर्च कर दिया रुपए में बदल करके। तो ये $100 हमेशा के लिए भारत में ही रहने वाला है, ये भारत से बाहर नहीं जाएगा। तो यह भारत की क्या हो गई, विदेशी आय हो गई। किसके बदले, निर्यात के बदले। ये जो सिद्धार्थ है जो कि भारत का है, भारत ने सिद्धार्थ के रूप में अपनी सेवाएं अमेरिका को निर्यात किया, उसके बदले ये हर महीने $100 भारत को भेजता है। तो यह निर्यात से होने वाली वास्तविक आय होगी। तो सिद्धार्थ द्वारा भारत में अपने परिवार के खर्चे के लिए जो $100 भेजे गए हैं यह भारत की वास्तविक आय मानी जाएगी। लेकिन इसने जो $50 भारत में अपने बैंक में जमा किए हैं इसे यह जब चाहे तब वापस ले सकता है। तो $50 कहाँ जाएंगे, विदेशी निवेश में। भारत के इस व्यक्ति ने विदेश में रह करके जो कमाया उसमें से $50 हर महीने भारत में निवेश किए, जिसे यह कभी भी वापस लेके जा सकता है। तो इस तरह से
हम यह देखते हैं कि भारत में आने वाला कौन सा पैसा वास्तविक है और कौन सा अवास्तविक है, इस तरह से हम देखते हैं। यानी कि भारत में जितना भी इनफ्लो हो रहा है उसका एक ऐसा पार्ट है जिसे हम विदेशी आय कह सकते हैं, वास्तविक। इसी को हम देश की राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। इसे हम देश की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि यह चाहे जब वापस जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आउटफ्लो है, हमारे देश से जो पैसा बाहर जा रहा है वह वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी कि जैसे हमारे प्राप्तियां वास्तविक और अवास्तविक थी, वैसे ही हमारी देनदारियां या व्यय भी वास्तविक और अवास्तविक है। वास्तविक क्या है बेटा? वास्तविक जो है इन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशी व्यय। यानी कि ऐसे विदेशी व्यय जो हमें वापस नहीं मिलेंगे। जैसे हमने कुछ वस्तुओं का आयात किया, दूसरे देशों से खरीदी, जिसके बदले हमने व्यय किया, ये हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर हमने कभी किसी से कर्ज लिया था, जैसे हमने मान लीजिए किसी विदेशी संस्था से कर्ज लिया था, तो उस पर हम क्या करेंगे? उस पर हम विदेशी मुद्रा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद आपको फिर से बताते हैं। आउटफ्लो में हम क्या करेंगे? आउटफ्लो में हमने ये क्या किया कि जैसे मान लीजिए विदेशी पूंजी की प्राप्तियां और विदेशी पूंजी की देनदारियां हमें समझनी है, तो विदेशी पूंजी की वास्तविक प्राप्तियां क्या होंगी ये हमने आपको बता दिया, अवास्तविक प्राप्तियां क्या होंगी ये हमने बता दिया। अब वास्तविक देनदारियां और अवास्तविक देनदारियों पर हम यहाँ आए हैं। जो ऐसा पैसा जो देश से बाहर चला गया और कभी वापस नहीं आएगा, वह वास्तविक आउटफ्लो होंगे। उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे कि आयात, यानी कि हमने जो सामान दूसरे देशों से खरीदा है, उस पर हमने जो भी खर्च किया, जो भी पैसा देश से बाहर गया, वो कभी लौट के नहीं आएगा। इसके अलावा हम ब्याज पर जो खर्च करते हैं वह भी पैसा कभी लौट के नहीं आएगा। जैसे हमने अगर किसी देश से या विश्व बैंक से कोई कर्ज लिया था और उस पर हमने ब्याज दिया, निर्यात में हमें ब्याज मिल रहा था, आयात में हम ब्याज दे रहे हैं, आउटफ्लो में हम ब्याज दे रहे हैं, इनफ्लो में हमें ब्याज मिल रहा था। किससे ब्याज मिल रहा था? इनफ्लो में हमने किसी देश को अगर कोई कर्ज दिया था तो वो हमें ब्याज दे रहा था, तो वे हमारी वास्तविक प्राप्तियां थी। अब अगर हमने किसी से कर्ज लिया है और उस पर हम ब्याज दे रहे हैं, तो वे हमारी वास्तविक देनदारियां या वास्तविक विदेशी व्यय माने जाएंगे। तो ब्याज पर हमने खर्च किया और हमने किसी को अनुदान दिए, ग्रांट दिए, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे विदेशी व्यय हो गए। कैसे विदेशी व्यय? वास्तविक। ये हमारे वास्तविक आउटफ्लो हो गए। लेकिन हमारे कुछ आउटफ्लो ऐसे हैं जो हमें वापस मिल जाएंगे। जैसे ऋण, हमने अगर किसी देश को ऋण दिया है तो हमें वापस मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या होंगे? अगर हमने किसी देश में विदेशी निवेश किया है, किसी भारतीय कंपनी ने विदेशों में निवेश किया है, तो वह जब चाहे तब अपना पैसा वापस ला सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वास्तविक विदेशी व्यय है और ये अवास्तविक है, क्योंकि यह कभी भी वापस आ सकता है। जिस प्रकार से हमने इनफ्लो में वास्तविक और अवास्तविक अंतर किया, वैसे ही हम आउटफ्लो में वास्तविक और अवास्तविक का अंतर करते हैं। अब इन दोनों से अगर एक चीज निकाल ली जाए तो कुछ इस तरह से हो जाता है। देखिए क्या हो जाता है, देखिए कुल एक वर्ष में देश की जो कुल विदेशी आय, अब हम विदेशी आय किसे कह रहे हैं? हम विदेशी आय में केवल वास्तविक प्राप्तियों को रख रहे हैं क्योंकि वही आय है। तो कुल विदेशी आय माइनस विदेशी व्यय। विदेशी व्यय में हम किसको रख रहे हैं? जो हमारे वास्तविक आउटफ्लो थे ये वो है, और जो वास्तविक इनफ्लो थे ये वो है। तो अगर कुल विदेशी आय में से कुल विदेशी व्यय निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है वह क्या होती है? शुद्ध विदेशी आय। शुद्ध विदेशी आय,
ठीक है ना, शुद्ध विदेशी आय होगी। अगर कुल विदेशी आय आपकी कम है और विदेशी व्यय ज्यादा है तो शुद्ध विदेशी आय माइनस में होगी। ठीक है, जैसे अगर किसी देश की कुल विदेशी आय $50 है और उसके विदेशी व्यय $100 है तो ऐसी स्थिति में उसकी शुद्ध विदेशी आय -50 हो जाएगी। तो -$50 उसकी शुद्ध विदेशी आय मानी जाएगी अगर उसकी विदेशी आय कम है और विदेशी व्यय ज्यादा है। यानी कि अगर एक वर्ष में हमारा वास्तविक आउटफ्लो ज्यादा हो गया और इनफ्लो कम हुआ तो जो वास्तव में देश में विदेशी पूंजी बचेगी वह कम होगी और जो जाएगी वो ज्यादा होगी। इसे हम कहेंगे ऋणात्मक शुद्ध विदेशी आय। और अगर इसके उल्टा हुआ, अगर विदेशी आय प्लस में है और विदेशी व्यय माइनस में है, जैसे अगर हमारी विदेशी आय $100 है और हमारे विदेशी व्यय $50 है तो ऐसी कंडीशन में हमारी शुद्ध विदेशी आय +50 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारी विदेशी आय धनात्मक या प्लस में होगी। यानी कि किसी देश की जो शुद्ध विदेशी आय होती है, नेट फॉरेन इनकम होती है, ये माइनस और प्लस में हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम वापस चलते हैं हमारे पेज नंबर 1 पर, जहां पर हमें पढ़ना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। चलिए अब हम देखते हैं कि पहले डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, देश में, यानी कि मान लीजिए ये हमारा देश है तो देश में, देश के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है, हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वह उस देश के नागरिक हो चाहे वह उस देश के नागरिक ना हो, अगर वे हमारे देश में रह करके उत्पादन करते, यानी कि हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां हैं और जो घरेलू कंपनियां हैं, इन सभी ने, हमने और आपने और इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने देश के अंदर रह करके जो भी कमाया है वह देश की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, यानी कि यह हो जाएगी हमारे देश की घरेलू आय, क्योंकि हमारा देश एक घर है, ये हमारा घर है और हमारे इस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने या इस घर के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी पैसा कमाया है हमारे देश में रह करके, वो सभी मेरे देश की घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अब मेरे देश में घरेलू आय जो भी हुई है देश के अंदर रह करके, ये तो मेरी घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम हो गई। लेकिन हर साल मेरे देश से कुछ पैसा बाहर निकलता है, जिसे हमने क्या कहा था अभी, आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो कहा था हमने, और कुछ पैसा हर साल बाहर से मेरे देश में आता है, इसको हमने क्या कहा था, इनफ्लो। ठीक है, इसे हमने कहा था इनफ्लो। तो जो पैसा देश से बाहर निकल गया वो घरेलू आय का ही एक हिस्सा था और जो पैसा आया वो घरेलू आय में ऐड हो गया। लेकिन ये जो आउटफ्लो निकला है, मैंने आपको बताया था आउटफ्लो 2 प्रकार का था, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। यानी कि देश से बाहर निकला हुआ वो पैसा जो कभी वापस नहीं आएगा वो अवास्तविक, वो वास्तविक व्यय हो गया, और जो वापस आ जाएगा वो अवास्तविक हो गया। तो हम इस डोमेस्टिक इनकम में से इस आउटफ्लो को जब माइनस करेंगे, मेरे देश में एक साल में जो भी इनकम हुई, उत्पादन हुआ, वो सब मेरे देश की घरेलू आय थी। लेकिन इसी एक वर्ष में जो पैसा देश से बाहर निकला वह क्या हुए हमारे, वह हुए हमारे विदेशी व्यय, वह हो गए हमारे विदेशी व्यय। लेकिन ये ऐसे व्यय हैं जो देश से बाहर चले गए, अब वापस नहीं आएंगे। इसे एक एग्जाम्पल से हम देखें, जैसे अभी मैंने बताया था कि सिद्धार्थ नाम का एक लड़का जो है तो भारत का लेकिन रहता विदेश में है, अमेरिका में रहता है, और वह हर महीने अमेरिका से जो कमाता है उसमें से $150 भारत में भेजता है। तो जो $100 वह भेजता है अपने परिवार के खर्चे के लिए, उसे हमारे देश की वास्तविक आय मानी जाएगी। लेकिन जो ₹50 वह बैंक में जमा करता है वह वास्तविक आय नहीं है, वह विदेशी निवेश का ही एक हिस्सा है। अब इसी को हम रिवर्स करके देखते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे मान लीजिए कि कोई ये जो हमारा देश है, इस देश में
एक विदेशी व्यक्ति रहता है, अमेरिकन रहता है, ठीक है, एक अमेरिकन रहता है जो भारत में $100 भारत में कमा करके $100 बाहर भेज देता है, यानी कि इसने $100 देश से बाहर भेजे, $100 देश से बाहर भेजे। तो ये जो $100 इसने देश से बाहर भेजे, ये क्या है, हमारे देश का आउटफ्लो है। इसमें से $50 इसने अपनी फैमिली को भेजे खर्च करने के लिए, जैसे कि सिद्धार्थ ने भेजे थे, और $50 इसने अपने अमेरिका के किसी बैंक में डिपॉजिट कर दिए, जैसे कि सिद्धार्थ ने किए थे। तो $50 जो इसने अपने अमेरिकन बैंक में डिपॉजिट किए और $50 जो इसने अपने अमेरिका में रहने वाली फैमिली को भेजे। देखिए, भारत से तो $100 निकल गया, लेकिन वास्तव में ये $50 ऐसे हैं जो वापस आ सकते हैं, लेकिन ये जो $50 इसने अपनी फैमिली को खर्च करने के लिए भेजे, ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो भारत के वास्तविक विदेशी व्यय क्या हो गए, ये $50। अब इसी प्रकार से भारत में आया हुआ विदेशी धन भारत की घरेलू आय है, लेकिन कौन सा, वास्तविक विदेशी आय, यानी कि भारत में आने वाली वह विदेशी मुद्रा जो कभी भारत से वापस नहीं जाएगी, उसे हम भारत की विदेशी आय कहेंगे। तो एक वर्ष में जो देश में उत्पादन हुआ है, उसमें से विदेशी व्यय घटा दिए और विदेशी आय जोड़ दी, तो उसके बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, एक वर्ष के अंदर हमारे देश इंडिया में अगर 1000 रुपए का उत्पादन हुआ, यह उत्पादन देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने किया था, चाहे ये वे व्यक्ति इस देश के नागरिक थे या बाहर से आए थे, इससे मतलब नहीं है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई। लेकिन इस $1000 में से हमें, यानी कि इस डोमेस्टिक इनकम में से हमें क्या घटाना होगा, इसमें से हमें विदेशी व्यय घटाने होंगे। विदेशी व्यय क्या थे, हमारे देश से जो भी पैसा बाहर गया है और लौट के नहीं आएगा, वो विदेशी व्यय हमने घटा दिए, ठीक है। और इसमें क्या हमने जोड़ दिया, विदेशी आय को जोड़ दिया, विदेशी आय को जोड़ दिया। कौन सी विदेशी आय, ऐसी विदेशी आय जो देश में आई है और कभी वापस नहीं जाएगी। जैसे सिद्धार्थ ने हमारे देश में जो $100 भेजे थे अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए, वो हमारी विदेशी आय थी, उसे हमने इसमें जोड़ दिया। और वो अमेरिका का व्यक्ति जिसने भारत में पैसे कमाए और उसमें से $50 अपने परिवार को भेजा, तो वो $50 हमने इसमें से माइनस कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के उस आदमी ने $100 भेजा था, लेकिन $50 वास्तविक व्यय थे जो कभी लौट के नहीं आएंगे, बाकी 50 आ सकते हैं। तो हम कितना घटाएंगे, केवल 50 ही घटाएंगे। तो सिद्धार्थ द्वारा भारत में भेजा गया पैसा हमने जोड़ दिया और अमेरिका के उस व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर भेजा गया पैसा हमने घटा दिया। तो उसके आधार पर हमारी जो डोमेस्टिक इनकम थी, इसे हम रुपए में बता देते हैं, डॉलर में बता देते हैं। अगर $1000 हमारी डोमेस्टिक इनकम थी, तो इसमें से माइनस हमने कितना किया, हमने $50 माइनस किया, क्योंकि अमेरिका के उस आदमी ने $50 अपने परिवार के खाने पीने के लिए भेजे जो कभी वापस नहीं आएंगे। और इसमें $100 हम ऐड कर दें, क्योंकि ये $100 सिद्धार्थ ने अपने परिवार के लिए भेजे थे। तो 1000 में हमने 100 ऐड किया, तो कितना हो गया, 1000 में हमने 100 ऐड किया तो ये 1100 हो गया, लेकिन उसमें से 50 माइनस किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया $1050। और ये क्या है हमारी, ये है हमारी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम है ये हमारी, यानी कि ये हमारी राष्ट्रीय आय है। तो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच का डिफरेंस किन चीजों से तय होता है, अगर हम इसको एक सिंपली तरीके से इसको हम पढ़ लें। देखिए कि जो हमारी घरेलू आय है, घरेलू आय माइनस विदेशी व्यय प्लस विदेशी आय,
प्लस विदेशी आय। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये जो बचेगी ये हमारी क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय, ये बन जाएगी हमारी राष्ट्रीय आय। तो इसका मतलब है कि किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है ये अलग होती है, राष्ट्रीय आय अलग होती है और घरेलू आय अलग, घरेलू आय अलग होती है। जैसे जो देश ने कमाया, जो देश ने कमाया, देश में रह करके कमाया, वो घरेलू आय हो गई। और इसमें जो बाहर से आकर के जुड़ गई और जो बाहर निकला उसको निकाल दिया, वो राष्ट्रीय आय हो गई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन ये थे। जैसे कुछ लोगों ने बता दिया कि जो भी देश से बाहर गया उसको पूरा का पूरा निकाल दो और जो देश में आया उसको पूरा का पूरा जोड़ दो, तो हमारी घरेलू आय जो है वो राष्ट्रीय आय बन जाती है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शुद्ध विदेशी आय और वास्तविक विदेशी आय को जब आप अपनी घरेलू आय में जोड़ेंगे तभी वह घरेलू आय राष्ट्रीय आय बनेगी। तो यहाँ शुद्ध और वास्तविक विदेशी आय को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तविक विदेशी आय वह है जो एक बार देश में आ गई तो देश की हो गई, और शुद्ध वह है जिस विदेशी आय में से हम विदेशी व्यय को निकाल देते हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने जो दो नाम बताए, भारत में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों द्वारा विदेशों में पैसा गया हुआ धन जो भारत कभी लौट करके नहीं आएगा, ये भारत के विदेशी व्यय हैं। और विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में भेजा गया हुआ धन जो कभी देश से बाहर नहीं जाएगा, वह भारत की विदेशी आय है। और इसके जैसे और भी चीजें, जैसे मैंने अभी चार्ट के माध्यम से आपको समझाया। तो पूरी बातों को समझने के बाद अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, जैसे बहुत सारी बातें हमें याद नहीं रहती, तो एक सेंटेंस में हम इसको कैसे याद रखें, उसका तरीका ये है जिसको बहुत आसानी से आप याद, जैसे प्रश्न पूछा जाए कि घरेलू आय को राष्ट्रीय आय बनाने के लिए क्या किया जाता है, या प्लस माइनस करके इस तरह से प्रश्न है, तो आप आंख बंद करके एक बार सोचिए कि देश से यानी कि भारत से निकला हुआ हर वो पैसा घरेलू आय में से माइनस कर दीजिए जो कभी वापस देश लौट करके नहीं आएगा। क्या कहा मैंने, घरेलू आय को राष्ट्रीय आय बनाने के लिए पहला काम क्या करिए, देश से निकला हुआ एक भी विदेशी व्यय जो वापस देश में नहीं आएगा उसे देश की घरेलू आय में से माइनस कर दीजिए, और देश में आए हुए विदेशी धन, ऐसे विदेशी धन जो कभी देश से बाहर नहीं जाएंगे, उन्हें इस घरेलू आय में जोड़ दीजिए। उसके बाद जो बचेगा वह होगी देश की राष्ट्रीय आय। ठीक है। अब अगर देश की घरेलू आय 100 है और देश की राष्ट्रीय आय 50 है, इसका क्या कारण हो सकता है? अगर किसी देश की घरेलू आय, अच्छा इसी घरेलू के साथ हम अगर सकल शब्द लगा दें, आय और उत्पाद में अंतर नहीं होता, उत्पाद मतलब मात्रा, आय मतलब उसका जो उसको जब मोनेटाइज कर देते हैं तो वो आय इनकम बन जाती है। तो सकल घरेलू उत्पाद इसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर इसके साथ हम सकल शब्द लगा दें तो यह बन जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या हो जाएगा, जीएनपी। यानी कि इतनी देर से जो हम समझ रहे थे वो क्या था, जीडीपी और जीएनपी के बीच का अंतर था। तो जीडीपी और जीएनपी के बीच का अंतर आप समझ सकते हैं अगर आप राष्ट्रीय और घरेलू आय के बीच का अंतर समझ जाएंगे। तो घरेलू वह है जो देश, एक घर है हमारा, घर के अंदर जो उत्पादन हुआ वो घरेलू है, और राष्ट्रीय वह है जिसमें बाहर से आकर के जुड़ा, जो हमारा था बाहर वो हमारे पास आ गया, और जो दूसरे देशों का था हमारे पास वो वापस चला गया। यानी कि विदेशी व्यय निकाल दिए और विदेशी आय जोड़ दी तो घरेलू आय क्या बन गई, राष्ट्रीय आय बन गई। अब अगर घरेलू आय 100 रुपए है और राष्ट्रीय आय 50 रुपए है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि हमारे विदेशी व्यय ज्यादा है और विदेशी आय कम है। जैसे देश ने उत्पादन तो किया 100 रुपए का, इसमें बाहर से आ गए 50 तो प्लस 50 हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें बाहर चले गए 100, यानी कि हमारे आउटफ्लो 100 हो गए और इनफ्लो 50 के ही थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया,
घरेलू आय में जुड़ गए 50 लेकिन निकल गए 100, तो कितने बचे? 50 ही तो बचे। यानी कि जब किसी देश के विदेशी व्यय उसकी विदेशी आय से ज्यादा होते हैं तो उस देश की राष्ट्रीय आय घरेलू आय से कम हो जाती है। इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया था। धन की निकासी का सिद्धांत इसी को उन्होंने कहा था। सबसे ज्यादा फोकस यहाँ जो आपको करना है इस टॉपिक में, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है वो ये करना है कि हर वर्ष जो पैसा देश से बाहर जा रहा है वह वास्तविक विदेशी व्यय नहीं है, और जो हर साल विदेश से पैसा आ रहा है वह वास्तविक विदेशी आय नहीं है। हमें केवल चालू खाते की विदेशी आय और चालू खाते के विदेशी व्यय को प्लस माइनस करने पर ही हम हमारी घरेलू आय को राष्ट्रीय आय बदल सकते हैं। तो लास्ट में एक लास्ट कंक्लूजन के साथ यहाँ आपको हम छोड़ जा रहे हैं कि जो हमारी घरेलू आय है, अगर हम अपनी इस घरेलू आय में हमारे चालू खाते, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको बताया है, चालू खाते के बारे में बताया है जिसे हम करेंट अकाउंट कहते हैं, और पूंजी खाते के बारे में बताया है जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो हमारे जो चालू खाते हैं, चालू खाते में हम अपनी वास्तविक आय व्यय का हिसाब किताब रखते हैं, और वास्तविक आय व्यय वे होती हैं जो कि कभी ना तो वापस मिलते हैं और ना ही वापस करने पड़ते हैं। जबकि पूंजी खाते में जो हमारे आय व्यय होते हैं वे अवास्तविक होते हैं, क्योंकि ऐसी आय जो वापस करनी है और ऐसे व्यय जो वापस मिल जाएंगे। तो हम जब घरेलू आय को राष्ट्रीय आय बनाते हैं, जब हम अपनी घरेलू आय को राष्ट्रीय आय बनाते हैं तो इस घरेलू आय में चालू खाते से संबंधित आय को जोड़ देते हैं और चालू खाते से संबंधित व्यय को घटा देते हैं। मतलब हमारी घरेलू आय को राष्ट्रीय आय बनाने में पूंजी खाते को शामिल नहीं किया जाता, केवल चालू खाते को ही शामिल किया जाता है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय ही देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है। यद्यपि घरेलू आय यानी कि जीडीपी की वृद्धि से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है, लेकिन देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का ही योगदान होता है। तो हमें अगर अपने देश का वास्तविक विकास करना है तो अपने देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना होगा। थैंक यू।